हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि सभी जानते हैं कि अब परीक्षा का समय आ चुका है नज़दीक और सभी बच्चे अंडर प्रेशर महसूस कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। इंग्लिश से संबंधित इंग्लिश में आपके जो एमसीक्यूज आते हैं यूपी बोर्ड में 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यूज पैसेज पर आधारित होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि पैसेज होता क्या है। देखिए, पैसेज बेसिकली आपकी जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उसको चेक करने के लिए दिया जाता है। सीधे शब्दों में समझें तो पैसेज आपकी इंग्लिश की रीडिंग अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक करता है कि आपको इंग्लिश कितनी समझ आती है। अब जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़कर उसको समझना कठिन नहीं है, उन बच्चों के लिए ये पैसेज सॉल्व करना भी कठिन नहीं होता है। लेकिन कुछ बच्चे, खास करके जो हिंदी मीडियम स्कूल्स के बच्चे होते हैं, उनके लिए पैसेज को सॉल्व करना काफी कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि उनको पैसेज में ये सबसे पहली दिक्कत यही आती है कि वो इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। और जब वो अर्थ समझने में असक्षम होते हैं तो फिर वो गलत आंसर करते हैं, गलत आंसर्स को टिक करते हैं। पैसेज जो होते हैं वो आपके लेवल्स के आधार पर कई टाइप के होते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन जो कक्षा 10 का लेवल है, 10th क्लास का, उसमें आपका जो पैसेज होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, उसको आसानी से समझा जा सकता है। ठीक, तो आज हम पैसेज को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश समझनी आती है, पढ़नी आती है, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। और जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी तो आती है किंतु उतना ज्यादा समझ नहीं आती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो जैसे ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपका अनसीन पैसेज है प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब ये पिछले वर्ष का जो आपका इंग्लिश का पेपर था क्लास 10th का यूपी बोर्ड, उससे हमने इसको लिया है। तो सबसे पहले इस पैसेज को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा और सबसे जेन्युइन जो तरीका है वो ये है कि पैसेज को पढ़ा जाए, उसको समझ लिया जाए अच्छे से, उसके वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से देख लिया जाए, और उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ा जाए और क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको टिक किया जाए। लेकिन अब ये प्रॉब्लम कुछ बच्चों के सामने ये फेस होती है कि उनको समझ ही नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उनके लिए जो मैं कर सकता हूँ वो मेरा तरीका ये है कि अगर आपको इंग्लिश में ज्यादा पकड़ नहीं है अच्छी, ज्यादा आपको समझ नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये मान के चलना है कि अगर आपको पढ़ना आता है तब भी आप पैसेज में क्वेश्चन कर सकते हैं और सही क्वेश्चन होंगे। उसका क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको एक सरसरी निगाह से पैसेज को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये पैसेज है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age long culture and civilization, overchanging every following yet over the same. Ganga, she reminds me the snow-covered peaks and the deep valleys of Himalaya, which I loved so much.
and of the rich and vast plains below where my life and work have been cast। ये पैसेज हमने पढ़ लिया। अब इसमें से कुछ बच्चों को काफी कुछ समझ आ गया होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ही शब्दों को समझ पाए होंगे जो सरल शब्द हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कुछ ज्यादा समझ नहीं आया होगा। तो हम सबको ध्यान में रखकर इस पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हमने पैसेज को पढ़ लिया है। ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द गंगा इज द सिंबल ऑफ। ऑप्शन आपका फर्स्ट है, ए है इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ। ऑप्शन बी है इंडियाज रिच मिनरल्स। ऑप्शन सी है इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एंड ऑप्शन डी इज इंडियाज ब्राइट फ्यूचर। नाउ क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन 2, व्हाट आर थिंग्स लव्ड बाय ऑथर। ऑथर का मतलब हमें समझना ही होगा। ऑथर का मतलब होता है लेखक। ऑथर का मतलब होता है जिसने इस पैसेज को लिखा होगा, जो इसका लेखक है वो होता है ऑथर। मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, ए स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, द रिच फील्ड एंड फॉरेस्ट, द फ्लोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। डी है आपका इंडियाज हिस्ट्री। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। ठीक, आपने देखा होगा एक विक्ट्री वर्ड आया है, यहां पर इसका अपोजिट बताना। ठीक, अब इसमें से हम जो दो क्वेश्चंस हैं वो तो हम पैसेज के आधार पर ही करेंगे। ठीक, जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है वो भी कर लेगा, केवल पढ़ना आता है, थोड़ा बहुत समझ है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें क्वेश्चन को ढूंढना है और इसके कीवर्ड्स को पकड़ना है। कीवर्ड्स का मतलब ऐसे शब्द जो पैसेज में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, द गंगा इज द सिंबल ऑफ। सिंबल ऑफ, तो अब हमें सबसे पहले ढूंढना चाहिए कि क्या कहीं पर सिंबल शब्द आया हुआ है। तो अगर हम ढूंढते हैं तो पाते हैं कि सिंबल शब्द आपका आया हुआ है। कहां पर, ये देखिए, ये आपका, अब आपको केवल सिंबल शब्द मिल गया है तो केवल यहीं से नहीं उठा लेना है। ठीक है, आपने देखा सिंबल शब्द यहाँ आया, तो आप देखिए पिछला फुल स्टॉप कहाँ पर था। पिछले फुल स्टॉप से हमको पढ़ना है, तो यहाँ है शी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर्ड एंड सिविलाइजेशन। ठीक, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन ओवर चेंजिंग एवरी फ्लोइंग येट ओवर द सेम गंगा। ठीक, अब हमने ये किया है कि जो पैसेज था उसका जो कीवर्ड था सिंबल, वो जिस पैराग्राफ में आया था हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा। अब जरा सा ऑप्शंस के ऊपर नजर डालिए कि ऑप्शंस आपके क्या होंगे। इंडियाज ग्रीन रिच ग्रोथ। ठीक, अभी आप देखिए कि क्या इस पैराग्राफ में कहीं पर भी रिच ग्रीन ग्रोथ की बात हो रही है। तो हमने देखा कि कहीं पर इस पैराग्राफ में ऐसी बात हमको दिखाई नहीं दे रही है। सेकंड, इंडियाज रिच मिनरल्स। मिनरल्स वर्ड भी कहीं पर नहीं आया है। नाउ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर्ड एंड सिविलाइजेशन, आप देखेंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ पूरा ऑप्शन में रखा गया है। थर्ड ऑप्शन में इंडिया हैज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी ऑप्शन इज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सेम ऑप्शन हमको मिल गया है जैसा कि पैराग्राफ में दिया हुआ था। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। अंडरस्टूड, समझ गए सभी लोग। जिसको नहीं आता है
जिसको आता है उसको आपको पैसेज समझना है, पैसेज समझ के ढूंढना आपको ऐसे ही है। What are things? Now the क्वेश्चन सेकंड पर देखते हैं। What are things loved by author mentioned in the given passage? हमने आपको बताया था कि ऑथर का मतलब होता है लेखक, लव्ड का मतलब होता है पसंद करना, है ना। अब हम ये देखेंगे कि लेखक किस चीज की पसंद करने की बात कर रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा कीवर्ड है जो इस पैसेज में आया हुआ है जो इस क्वेश्चन में दिया है। जैसे लव्ड वर्ड है ना। तो लव्ड वर्ड हमने देखा कि यहां पर आया हुआ है, ठीक। तो जैसा पहले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही फिर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि हमें फुल स्टॉप से स्टार्ट करना है। तो पिछला फुल स्टॉप आपका यहां पर है। शी रिमाइंड्स मी द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज which I loved so much। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पर। एंड ऑफ द रिच वास्ट प्लेन बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। मतलब लास्ट पैराग्राफ था ये, लास्ट पैराग्राफ से आपका आंसर बनाया गया है, ठीक। हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका है स्नो कवर्ड पीक्स द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। देखिए पहला ऑप्शन आपका आया हुआ है, स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको पहला ऑप्शन मिल गया तो बाकी ऑप्शन हमें नहीं पढ़ने हैं, वो भी पढ़ने हैं। हो सकता है वो भी आए हो या हो सकता है उसी के कंसर्न में बात चल रही हो। बी वाला द रिच फील्ड एंड फॉरेस्ट, ठीक। अब अगर हम देखेंगे तो फील्ड एंड फॉरेस्ट, फील्ड और फॉरेस्ट की बात की जा रही है। तो क्या यहाँ पर कोई फील्ड एंड फॉरेस्ट वर्ड आया हुआ है? प्लेन्स आया है। प्लेन्स का मतलब मैदान होता है, खेत नहीं होता। फील्ड है, फील्ड और फॉरेस्ट की बात नहीं की जा रही, मतलब हमारा ऑप्शन बी विल बी कैंसिल। ऑप्शन सी द फ्लोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम। क्या इस पैराग्राफ में कहीं पर भी ऐसा वर्ड आया है फ्लोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम? नहीं आया है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंडियाज हिस्ट्री, हिस्ट्री वर्ड तो आया ही नहीं है कहीं पर, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन बचा और वही सही ऑप्शन माना जाएगा है, ठीक। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर होगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा वोकेबलरी का खेल है, मतलब जिसकी वर्ड पावर मजबूत है, जिसकी वोकेबलरी मजबूत है, जिसकी जिसको वर्ड्स के मतलब पता है, ठीक है, उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप थोड़ा सा अगर एक दो वर्ड्स का मतलब जानते हैं तब भी आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे विच वर्ड इज द इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय, जीत, ठीक है। तो विक्ट्री का अर्थ होता है जीत। तो जीत का अपोजिट यानी कि विलोम क्या हो जाएगा, हार, ठीक। अब आप सब मैच, क्रिकेट मैच वगैरह देखते ही होंगे, तो जब लास्ट में टीम कोई भी हारती है या जीतती है तो वहां पे लिख के आता है, जब हारती है तो जैसे मान लीजिए कोई भी मैच कोई टीम हारी तो ऐसे लिख के आता है इज डिफीटेड बाई 10 runs, it defeated by 9 wickets। डिफीटेड, डिफीटेड शब्द यहां पर देखिए पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफीट। डिफीट माने क्या होता है, हार, हारना।
डिफीट का मतलब होता है हारना। तो ऐसे हमको पैसेज करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप सभी को एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, मेहनत करनी है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। और अगर ये मेरी ट्रिक अच्छे से काम में आई है, अगर आपको लगता है कि कुछ यूजफुल है, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।